अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दोस्तों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा करते हुए यानी कि मदद मांगते हुए उनकी इस्तात को भी मलूज़े खातिर रखना चाहिए, वरना दोस्त की दोस्ती और दोस्त से कहवा काम दोनों ही खराब हो सकते हैं। लो पहले ਨੂੰ ਸਦਪਾਤੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਪਕ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ। मलक कभी दिमाग से भी काम ले लिया करो। उनके कहने का मतलब ये है कि दोस्त को जरूर काम कहो, मगर वो काम कहो जो वो कर सकता है। हाँ। मिसाल के तौर पे तुम्हें समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं, माइंड ना करना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहाँ पे 10 उल्टबाजियां लगा के दिखाओ, या मैं तुम्हें कहूं कि अपनी 2 भैंसें कंधों पे उठा के दिखाओ, ये काम तो मैं कर लूंगा, है ना। मगर अगर मैं ये कह दूं कि बालों के साथ ट्रैक्टर खींच के दिखाओ, खींच लोगे? या मैं तुम्हें कहूं मुल्क का कर्जा अदा करके दिखाओ? ओ यार, मलक ने मुल्क का कर्जा क्या उतारना है, ये तो अपना कर्जा नहीं उतार सकता। आओ यंग मैन, बैठो बैठो बैठो। क्या हाल है? बैठो क्या हाल है? मेहरबानी जनाब। यार मुझे खुशी भी हुई है और हैरानगी भी हुई है, बताए बगैर ही तुम आ गए यार दफ्तर में। और बस अब दिल किया आ गए हैं। तुम किधर गायब हुए थे? मैं जरा सेक्रेटरी साहब के पास गया था। अच्छा ये तो बताओ कि मलक ने तुम्हारा कौन सा कर्जा देना है भाई, जिसकी तुम बात कर रहे हो? और चल यार बस कर, पुरानियां गल्लां उत्ते मिट्टी पाओ, कोई नवी गल करो। और नहीं बताओ किस चीज का कर्जा? चलो मुबशर मैं ही बता देता हूँ यार। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था एक दफा कि रात के 10 बजे मलक मेरे घर आ गया था। हाँ हाँ, जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए आ गई थी। मलक अंकल को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, किस जुर्म में? और तुम अभी तक यहीं बैठे हुए, गए नहीं यूनिवर्सिटी? अबू मेरे पीरियड का अभी टाइम नहीं हुआ, मैंने कहा दानियाल अंकल से मिल के चला जाऊं। वैसे मुबशर तुम्हारा बेटा बोले ना तो पता नहीं चलता कि यहाँ बैठा हुआ है। नजर तो ये आता ही नहीं, और सांस भी ये इतनी आहिस्ता लेता है जैसे बिल्ली कबूतर का शिकार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस नहीं लेती। यार इन्हों कोई दुध घ्यो पियाया करे दी कुछ ते सेहत बने। तेरे को बचेगा तो तू सानू भेजेगा ना दूध घ्यो। खुआना मैं इन्हू दूध घ्यो। और चल बेटा यूनिवर्सिटी पहुंच, चल शाबाश। और अगर कोई काम अड़फस हो ना जी, तो वो इकराम साहब से मिल लेना, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी ठीक है, खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज बेटा। और यार मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहन लेना, ताकि पता तो चले ना मोटरसाइकिल के ऊपर कोई चीज है। हाँ तो मलिक साहब बात कहाँ तक पहुंची थी? दुध क्यों तक पहुंची सी। मेरा मतलब है मलक साहब नू जेड़ी राती पुलिस पै गई सी, उथों तक गल पहुंची सी। ओ चल यार जान दे, रात गई बात गई, तो दिन नहीं चढ़िया। बताएं तो सही कि ऐसा क्या जुर्म कर दिया मलिक साहब ने कि पुलिस ही पकड़ के ले गई? ले गई नहीं जी, ले आई, और वो भी दानियाल के घर में। इम्तिहानात हमारे हो रहे थे, यंग लड़के थे हम। मैट्रिक के मेरा ख्याल है इम्तिहान हो रहे थे। अच्छा। मलक साहब ने हमें मशवरा दिया कि चलें फिल्म देखने चलते हैं। दानियाल वैसे ही पढ़ाकू आदमी था, और मैंने भी कहा कि यार किस लिए रात का शो देखने चले जाएं, सुबह पेपर है। हाँ। इसको समझाया बल्कि हमने कि ना ऐसी हरकतें करो, अकल करो कुछ। ये बाद नहीं आया, हमसे तो कह के ठीक है चला गया, और खुद अकेला फिल्म देखने चला गया। पहले तो उधर सिनेमे में फिल्म देखते हुए इसकी किसी ने जेब काट ली। अच्छा जब जेब काट ली, बाहर आया है तो बिल्कुल ये नांगा, बिल्कुल फांग, उधर से पैदल चल पड़ा है। वो पुलिस ने आवारागर्दी के केस में पकड़ लिया। उन दिनों में बड़ी सख्ती होती थी, रात को कोई लड़का बाहर देखते थे ना जी अकेला फिरता, वो उसे पकड़ लेते थे। उन्होंने इसे पकड़ लिया। इसने कहा जी मैं तो फिल्म देख के आया हूँ, घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो दिखाओ कहाँ है तुम्हारा घर। अब ये डरे, घर जाएगा तो अब्बा जी को पता चल जाएगा। अब्बा जी अल्लाह माफ करे इसके इतने डाढ़े थे, इतने डाढ़े थे। एक दफा उन्होंने इसे पहले सादा मारा, फिर इसको सरों का तेल मल के मारा। बड़े अजीब से भाई थे वो। पुलिस वालों ने ये भी कहा कि वो अगर फिल्म देख के आए तो टिकट दिखाओ। तो वो टिकट पैसों के साथ ही निकल गई थी। ये भी मुझे याद आ गया। वो टिकट इसकी निकल गई हुई थी, जेब कट गई हुई थी इसकी। अच्छा ये अपने घर ले जाने की बजाय पुलिस को दानियाल के घर ले गया। और अली साहब शक उनको इस बात से हुआ है कि उन्होंने पूछा कि कौन सी फिल्म देख के आए हो, तो मलक कहता है कि सच्चाई। उन्होंने एकदम कहा कि सच्चाई उर्दू फिल्म तो तुम्हारी बनती ही नहीं है, तुम्हारे चलने से जुस्से से तो पंजाबी फिल्म बनती है।
तुम वैशी जट देख लो, शरीफ बदमाश देख लो, चलो खान चाचा देख लो। यार मैं नदीम बेग साहब का बड़ा फैन था। यार बेग साहब का फैन तो मैं भी हूँ। असल बात ये है मुबशर की ये उर्दू फिल्म इसलिए देखता था कि इसकी उर्दू ठीक हो जाए। और जब उर्दू फिल्म देख के आता था तो 10-15 मिनट तक उर्दू ही बोलता रहता था। एक दफा उर्दू फिल्म देख के आया तो रक्शे वाले को कह रहा है, वो किधर रक्षा चीकड़ में लेके जा रहे हो? और वो रिक्शे वाला उर्दू स्पीकिंग था, वो कहने लगा पहलवान जी चीकड़ नहीं होता कीचड़ होता है। और उसे कहता है छोड़ो चीकड़ को, अगर रक्षा फांस गया तो फिर क्या करोगे? हम तो इसको पकड़ते इस बात से थे। जब ये आगे कहीं थोड़ी देर के लिए हमारे साथ उर्दू बोलता था, हम एक दूसरे को देख के कहते थे लो जी ये फिल्म देख के आया। बहरहाल मलक को पुलिस वाले हमारे घर लेके आ गए। जब उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो अब्बू ने खिड़की से पर्दा हटा के देखा तो पुलिस, अफरा तफरी मच गई घर में कि पुलिस कैसे आ गई। भाई उन वक्तों में तो 10 बजे तक सारे सो गए होते थे घरों में। जी जी जी। लो जी हम लोगों ने फिर हिम्मत की, दरवाजा खोला, बाहर निकले। तो मलक साहब तो पुलिस की गाड़ी में से ऐसे उतरे हैं जैसे बड़ी ईद पे कुर्बानी का बेड़ा पीकत से छलांग लगा के उतरता है। नहीं जी, मलक साहब का रोब दबदबा तो शुरू से ही है। मैं मलक साहब को मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, जब छोटा सा भी था ना उस वक्त भी शक्ल से चोर ही लगता था। मल्ले ने जब भी पुलिस आई है पुलिस वाले ने ये जरूर पूछा कि ये कौन है। तौबा तौबा भाई, बड़ी पुलिस है सड़कों के उत्ते, खबरें वजीर आजम ने लंघनाई। क्या लाला ठीक ठाक है? एक मिनट भाई जरा चुप रहे। तो खैर है, ये जरा मलक साहब की हिस्ट्री बयान की जा रही है। मलक दा खाता खोली बैठे हुए। बात जी पुलिस वालों ने फिर अब्बू से पूछा कि ये आपका बच्चा है? अब्बू ने कहा हाँ जी बच्चा तो ये हमारा ही है। वो पुलिस वालों ने कहा जी ये आवारा घूम रहा था और कह रहा है मैं फिल्म देख के आऊं। अब्बू ने कहा नहीं फिल्में तो ये देखता है, वैसे ऐसा ये बच्चा नहीं है, फिल्में देखता है। वो पुलिस वालों को फिर तसल्ली करा के उनको भेजा। अच्छा। इसको भी घर भेजा। अब्बू ने अंदर आके फिर मुझे बड़ा फेंटा चढ़ा। वो कहने लगे यार तुम ऐसे लड़कों से फिरते हो, ऐसे लड़कों से घूमते हो। यार तू तो इस तरह गल सुना रहे हैं जिस तरह मैं चोरी डकैती च फड़िया गया सा और जेब ना कटी जाती ते गल इत्थे तक पहुंचनी नहीं सी। वाह वाह वाह। वैसे सॉरी दानियाल, तुम अकेले नहीं, ये मलक की वजह से हम सब ने अपने अम्मी अब्बू से बड़ी फैंटी खाई है। अच्छा वो कर्जा तो बताओ ना दानियाल, कौन सा देना है इसलिए तुम्हारा? मलक वो बताना पड़ेगा, पब्लिक पीछे पड़ गई है। यार ये उसी रात का वाकया है मुबशर, जब पुलिस ने इसको छोड़ा है तो ये घर मेरे से 5 रुपए लेके गया था। ओए होए बड़ी वड्डी रकम सुनाई है। उस वक्त ये बड़ी रकम थी, 5 रुपए का किलो तो मटन आ जाता था। अरे तुम किलो मटन ओदे सामने की हो। सॉरी यार मलक की दास्तान में याद नहीं रहा। चाय मंगाएं, चाय पियेंगे आप? नहीं छोड़ दो यार चाय को, इस वक्त मलक की दास्तान का बहुत मजा आ रहा है। हाय हाय हाय। ओहो अली साहब, इस मुल्क दी पुलिस ठीक हो जाए ना ते मेरे वर्गे कई शरीफ आदमी दोस्तां हथों जलील होने तो बच जाए। हाय हाय। मैं कसमां खा के पुलिस वाले नूं कहंदा रहा मैं फिल्म देख के आया, मैं फिल्म देख के आया, मन्ने ही नहीं। गाते हो ये ना दानियाल वाली, तू क्यों उर्दू फिल्म ना ला? तू फिल्म का बहाना ही ना ला यार, कोई और बहाना लगा लो। तुम्हारे पास को बहानों की कमी है? पूरी पटारी होती है हर वक्त तुम्हारे पास बहानों की। तो कह देते को मेरे मामू हैं जी MNA या मेरे MPA है मामू, जिस तरह तुम रियाजी के टीचर को बताते थे कि प्रिंसिपल मेरे मामू हैं जी और उनसे नंबर लगवा लेते थे। हैं वाकई? इसका मतलब है कि मलिक साहब बहाना एक्सपर्ट हैं। अब आपको क्या बताएं, बाकायदा इतना पका मुंह था इसका बाला लगाते हुए। रियाजी के टीचर को कहता है जी कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वो मेरे मामू हैं सगे। वो बेचारे
मरम्मत में आ जाते थे कि भाई मेरे बॉस जो है प्रिंसिपल वो इसके मामू हैं, तो वो इसको नंबर शंबर दे देते थे, इसे पास कर देते थे। अच्छा। हालांकि अगर ये बहाना लगाता तो रियाजी में तो ये कम से कम कभी भी पास नहीं हो सकता। अच्छा, पकड़ा कैसे गया है? एक दफा स्कूल की दीवार फलांग रहा था। अच्छा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहीं देख लिया, उन्होंने इसे पकड़ लिया, बुलवा लिया दफ्तर में और बहुत मारा। और रियाजी के टीचर कहीं पास बैठे हुए थे, उन्होंने बेचारों ने कह दिया कि सर जी चले जाने दें, आपका भांजा है। उन्होंने कहा है क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये आपका भांजा नहीं है। उन्होंने कहा किसने कहा है तुम्हें? उन्होंने कहा जी इसी ने कहा है कि प्रिंसिपल साहब मेरे मामू हैं। हाय हाय हाय, पहले तो वो मार रहे थे दीवार फलांगने पे, उसके बाद उन्होंने बतौर मामू इसे 15 को मिनट मारा है। ओए भाई उस वाक्य तो बाद सारा स्कूल ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। और मलक ये जिमनी इलेक्शन सर पे हैं, चट्ठा खलो रहा है एमपीए के इलेक्शन पे। इंशाल्लाह जीत जाऊंगा तो तू जिधर मर्जी सीना ठोक के कह सकता है कि एमपीए मेरा भाई है। वाह, कह तो सकता है सीना ठोक के, मगर लोग मानेंगे नहीं ना। ये तो ऐसे ही है कि जंगल में हाथी कहना शुरू कर दे जी कि हिरन मेरा फर्स्ट कजन है। नहीं यार, मलक भरा है अपना। मलक तैयारी पकड़ ले, जोर पकड़ ले, इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं। अल्लाह करे चट्ठे तू एमपीए दे इलेक्शन जित जाए, ਅਸੀਂ भी अपनी गड्डी दे पीछे एमपीए दी प्लेट ला सकीए। लो फिर पकड़े जाने वाली बात। और कोई अल्लाह कोलों खैर मंग यार। तू भी को अकल कोलों काम ले यार। गड्डी तेरी भरी होवे दुध ते बलटोया दी, थल्ले एमपीए दी प्लेट लगी होवे, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀਏ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਢੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਚੱਟੇ, ਮਲਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਸ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਆਸਤੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੁਫਤ ਭੇਜੇਗਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ। और सदके जावा, मुझे अपने दोस्तों से यही उम्मीद थी। दानियाल, खास करके मैं तेरे ऑफिस में इसलिए आया हूं, अगर तुम अपनी ड्यूटी मेरे हल्के में लगवा लो ना तो मेरा इलेक्शन सीधा हो जाएगा। वाह, तो ये तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी ड्यूटी अगर तुम्हारे हल्के में लग गई तो तुम्हारा काम सीधा हो जाएगा? ओ यार, अगर कोई थोड़ा वादा घाटा हो तो अफसर संभाल ही लेते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने सारी जिंदगी हलाल खाया है। अगर मेरी ड्यूटी तुम्हारे हल्के में लग भी गई तो बैलेट बॉक्स में से उतने ही वोट निकलेंगे जितने उसमें होंगे। मैं कोई वादा घाटा नहीं कर सकता। ओ यार ठीक है, तुमने सारी जिंदगी हक हलाल खाया है, ईमानदारी की नौकरी की है, मगर यारों दोस्तों के लिए थोड़ा बहुता तो कुछ कर सकते हो ना। तो यार वो जो यारों दोस्तों के लिए थोड़ा बहुता होता है वो हराम नहीं होता। ओ यार ऊपर से आर्डर आ जाए फिर भी तो करते हो ना। और चट्ठा साहब मैं नहीं करता, मैं अपनी सीट छोड़ देता हूँ, गलत काम नहीं करता। यार तुम तो बिल्कुल ही बदीद हो गए हो। अब मेरी बात सुनो चट्ठे, यार अगर वो बंदा नहीं ऐसा काम करता तो तुम उसको क्यों कह रहे हो? मजबूर मत करो ना। जो काम जो बंदा कर सकता है उसे वही काम कहना चाहिए। उसने ईमानदारी से सारी जिंदगी गुजारी हुई है, उसको क्यों तुम छेड़ रहे हो? क्यों उसे मजबूर कर रहे हो भाई? वैसे तो ये काम तुम्हें करना नहीं चाहिए। अगर ये तुम करना चाहते हो तो कोई ऐसे बंदे की ड्यूटी लगवा लो जो हराम खाता है, एनू लवा ले अफसर। अल्लाह माफ करे की होया इनू बच्चे। मेरा मतलब है चलो जिथे दूध च पानी पाना उथे वोटां च भी थोड़ा जिहा पानी पा देवी। ओए दी ड्यूटी किधर लांडे है? ऐतकी की इलेक्शन दूध बेचने वाले ने संभालना है। मेरा मतलब है कि चट्ठा साहब, आप बंदा जो ढूंढते फिर रहे हैं कोई ऐसा अफसर मिल जाए जो वादा घाटा कर दे आपका, तो आप अपने हल्के में मेहनत करें। वैसे तो तुम कोई शादी मरग कोई खुशी गमी छोड़ते ही नहीं हो, हर जगह पे जाते हो, फिर तुम क्यों ऐसे नाउम्मीद हुए हुए? ओ मेरे सोनिया, काम करन वाले नु कोई वोट नहीं दिंदा, हुण ते झुरलू फेर के जितदे नहीं। नहीं 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 नहीं, ये भी बिल्कुल गलत सोच है। 100% कभी भी गलत नहीं होती और ना ही 100% ठीक होते हैं। Of course. मेरा मतलब है अगर कोई बंदा मेहनत करके आगे आता है तो उसकी ज्यादा इज्जत होती है। बिल्कुल। ये चुरलू फेर के आगे आओगे तो फिर
खुद भी हल्के में चुरलू ही फिरते रहोगे। वाह वाह। और वैसे भी माशाल्लाह शक्ल तो भी चुरलू ही लगना है। और मेरे सोनिया छड़ सारियां गल्लां, और जिमनी इलेक्शन है, हुक्मरान पार्टी दा टिकट ले ते जित जासे। ओ मेरे सोनिया बड़ा महंगा टिकट है, यहाँ ते तू जर्मन वाली भाभी नू कह ना कि मैनू टिकट स्पॉन्सर करे। बहुत अच्छे। ओ मैनू वापसी दा टिकट नहीं भेजन दी, तेनू एमपी दा टिकट कित्थों मैं ले देसां। वैसे मैं भाभी चाहता भाइयों तू भी सारी जिंदगी बेइज्जत हो गई सफर की, कभी पल्ले टिकट खर्च करके नहीं आता। ओ या और जिले पैसे कमांदा भरजाई नू बढ़ा देता है, टिकट जान दा भी वही देती है ते आण दा भी वही देता है। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੂਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ एटीएम कार्ड निकल आया, उन्होंने कहा ये पकड़ो कार्ड और चल के एटीएम मशीन से पैसे निकालो सारे। उनको कहते हैं जी मुझे कोड का नहीं पता। उन्होंने ओ कुटिया फड़ के ओ तेरा कार्ड है और तेनू कोड का नहीं पता। कहते भाई जी मेरी बीवी का कार्ड है उन्हें मैंने दिता सी, मैनू नहीं पता। उन्हें कहा जी कोड का नहीं पता तो उन्हें तेनू दिता क्यों सी? और जर्मनी भरजाई नू फोन करके दस रहा है कार्ड का कोड दस दे, मैनू डाकू कुटन डे ने। वो भरजाई कहती है अच्छा आप कोड पूछने के लिए तुमने 7 डाकू भी मिला लिए हैं। अली साहब कुट खान तो बाद इन्हें भरजाई नू WhatsApp तस्वीरां कीतियां ने कि वेख मैनू डाकुआं ने किन्ना मारे। फिर भरजाई ने 100 यूरो भेजे दूध ते हल्दी वास्ते। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई रिमेम्बर एक दफा हम लोग गए थे अपना उधर ड्रामा करने के लिए, शो करने के लिए इंग्लैंड में। अच्छा। जिम का शो था, जिम बाबा जिम, जिम बाबा जिम। नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन आज एक दफा फिर न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने म्यूजिकल खबर लेके हाजिर हुआ है। सुनाई। खबर कुछ यूं है, मैडम नूरजहान का गाना ऊंची आवाज में सुनने के शौकीन शहरी को लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया। नौजवान दानिश अली ने नवाब टाउन में गाड़ी के शीशे खोलकर मैडम का गाना झांझर दी पावा छनकार बुलंद आवाज में लगाया हुआ था, जिससे शहरी परेशान हो रहे थे और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही थी। पुलिस ने लाउडस्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। अब वो हवालात में बैठ के गा रहा है, अकेला हूं मैं अकेला, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, अकेला हूं मैं अकेला। वाह वाह, जेम्स बॉन्ड ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ वाकई अकेले थे। यानी ये नहीं कह रहा कि ये जो तुमने पांव का स्टाइल बनाया इसे तुम हीरो लगे हो, उससे कह रहा अकेले लगे हो। यार हीरो तो तुम हो, वैसे अकेले लगे हो। मैं तो ईमान से सुन के ये खबर बल्कि पढ़ के जी बहुत परेशान हुआ हूं कि सानू क्यों नहीं अकल आन रही। हाँ जी अब सारे लोग सोशल मीडिया पे तमाशा बना रहे हैं, बिल्कुल। और ये झांझर दी पावा छनकार ऊंची आवाज में लगा लगा के फिर रहे हैं कि सानू भी फड़ो, सानू भी फड़ो, सानू भी फड़ो। और भाई यहाँ पे ये पहली दफा हुआ है, इसलिए आपको शुगल लग रहा है। बाहर के ममालिक में इस तरह करने की किसी की जुर्त भी नहीं होती। बिल्कुल सही। ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और मुहज्जब कौमें हैं, वहां पे सिर्फ वीकेंड पे छुट्टी के दिनों में हफ्ता तवार उसमें आप सिर्फ म्यूजिक ऊंची आवाज में लगा सकते हैं और साथ डिस्को डिस्को भी कर सकते हैं। वर्किंग डेज में अगर आप म्यूजिक ऊंची आवाज में लगाएं तो कोई शिकायत करते तो फौरन पकड़ लेते हैं। यार म्यूजिक तो दूर की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। आई रिमेम्बर एक दफा हम लोग गए थे अपना उधर ड्रामा करने के लिए, शो करने के लिए इंग्लैंड में। अच्छा। जिम का शो था, जिम बाबा जिम, जिम बाबा जिम।
तो उसने हमें एक फ्लैट में रखा था। अच्छा। चूंकि हम बंदे कितने बड़े थे, वो तो जिम बाबा भी ऊंची ऊंची बोलने वाला पाई। तो थोड़ी देर के बाद पुलिस उधर आई थी। अच्छा। साथ वालों ने शिकायत की थी कि ये फ्लैट जो है इसमें ऊधम मचा हुआ है और बहुत सारे लोग इधर रह रहे हैं, जबकि इधर इतने बंदे रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने फिर आके पुलिस वालों ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? रबुआ खोलो, साइड पे हो, क्या हो रहा है? और फिर जो जिम बाबा जिम था, उसने कहा जी मेरे मेहमान आए हुए हैं। उसने कहा फिर जरा आहिस्ता आराम लाल, शोर शराबा ना करो, आपके जो नेबर हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पकड़ लूंगा मैं सबको। वो तो एकदम पुलिस वाले का ध्यान मेरे पे पड़ा है, तो उसने कहा ओ यू आर ओके, नो प्रॉब्लम। वो फिर चला गया। ये लोग तो मजाक बना लेते हैं जेम्स बॉन्ड, तुम तो जानते हो कि इंसान दुनिया में दूसरों को रिलीफ देने आया, इरिटेट करने नहीं आया। गुड गुड, यू आर एजुकेटेड मैन, दैट्स व्हाई यू नो अबाउट अपना अखलाकियात। अब तुम सड़कों के ऊपर शीशे थल्ले करके जोर दी डेक लगा के झांझर दी पावा छनकार कर रहे हो अगर, तो तुम्हें फिर समझ आ गई होगी कि झांझर दी पावा छनकार का मतलब क्या है। हद हो गई है यार। जिस बात पर अमल को दूसरा तंग हो, जिस तरह अपना गौरी साहब फरमा रहे हैं। सुनो सुनो, मेरी बात कर रहा है जेम्स बॉन्ड। मेरा मतलब है जिस चीज से को दूसरा तंग है उसे छोड़ दो यार। वैसे तो ऐसे बेशुमार मुकदमात दर्ज होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो शादी ब्याह पे लोग बारात पे शोर शराबा करते हैं और सारी सारी रात शुगल में लाभ, तो सख्ती हो गई हुई है ना जी, 10 बजे के बाद शादी बंद हो जाती। दुकाना नहीं बंद हुई, इन्हों को शादी बंद करा ली। वरना पहले इस तरह की शिकायत पुलिस के पास जाती थी और पुलिस वाले आ जाते थे। अच्छा। मगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बल्कि भरी पड़ी है दुनिया ऐसे वाकयात से जिन्हें सुनकर आपको एक तो गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन हादसा भी आप डाक नहीं सकते। 2021 में भारतीय रियासत उड़ीसा में एक पोल्ट्री फार्म के मालिक ने अपने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। किस बात पे? अब हंसी रोक के दिखाओ। उसने कहा जी कि बारात आई है, इन्होंने तेज म्यूजिक और बैंड बाजा बजाया है, जिससे मेरी 63 मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ा है और वो हलाक हो गई। अब बताओ, मुर्गियों को हार्ट अटैक? यार जब भैंसें भाग जाती हैं तो ये तो नन्ही मुन्नी मुर्गियां थी, बल्कि एक मुर्गे ने इस मुकदमे में गवाही भी दी है कि जब ये बड़ा बाजा बजा है ना, पापा पापा, तो मेरी बेगम मुर्गी ने एकदम अपने दिल पे पर रखा है और वो गिर गई है। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। ये जब वो बड़ा बाजा जब किसी गांव की बारात में जाता ना, तो गांव की भैंसें भाग जाती हैं। वो समझती है हमारे पे हमला हो गया। ये जिसकी मुर्गियां मरी बेचारे की, पोल्ट्री फार्म वाले की, इसने पहले तो वो शादी वालों को कहा कि भाई जी गल सुना, आ तुहाडे बैंड बाजे नाल मेरियां मुर्गियां मर गईयां ने 63, अब मैं छुट्टियां नहीं हले पईयां ने, तुसी मरियां मुर्गियां ही तोल के मैनू पैसे दे दियो, नहीं तो फिर मैं थाने चलिया। जब वो नहीं माने तो वो फिर चला गया थाने। उसने जाके फिर मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने वो रपट में लिखा है कि इसका पड़ोसी 63 मुर्गियों का कातिल है, इसको 63 मुर्गियों की हलाकत के मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। जेम्स बॉन्ड, वो 63 मुर्गियों का क्या बना? वो उन्होंने फ्रीजर में रख दी हुई है, वो कहते हैं कि गोगे को पुचानी है। यानी उसका इतना नुकसान हो गया और उसको मुर्गियों की पड़ी हुई है। ये तो शुक्र है कि उड़ीसा में नहीं रहता था, वरना इसने थाने पहुंच जाना था। योरे चलो मुकदमा ते दर्ज हो गया, और 63 मरहूमीन मैनू चुका दियो। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान का भी आपको एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा, 2021 में सरगोदा में एक बच्चे की सालगिरह पर तेज म्यूजिक बजाया जा रहा था। अच्छा। उसकी शिकायत हो गई, पुलिस आई, बड़े बड़े लोग सारे नस गए, बच्चा बेचारा सिर्फ अपने दोस्तों नाल उत्थे खलोता रह गया। पहले तो पुलिस ने उस बच्चे को वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जैसे शादी में हवाई फायरिंग पे दूल्हे को गिरफ्तार करते हैं, और उसे कहा भी कि छोटे भाई
कानून की खिलाफ वर्जी चूंकि तुम्हारी सालगिरह पे हुई है तो प्लीज हमारे साथ थाने चले। वो बच्चा सुनिए बहुत ऊंची ऊंची रोन लग पिया। उसके बाद SHO ने उन्हें चुक के बड़ा खड़ाया, चल चुप ते कर जा यार, ही तुर जाने। वो बच्चा नहीं चुप किया। जिन्नी देर तक पुलिस ने थाने जाके फोन नहीं ना किया, असी वापस पहुंच गए हैं। बच्चा रो ही गया ऊंची ऊंची। अजीजी लोग तो सारे भाग गए, फिर सालगिरह के केक का क्या बना? लो यार खुदा दे वास्ते एनू किधरे होर बहा लिया करो। एनू अपनी कुर्सी दे पीछे बहा लिया करो, पिछो कान च तानू गल्लां करते रहेगा। हद हो गई है यार। यार केक कुछ दिनों के बाद बासी हो जाता है। यार अजीजी करो फोन यार, अगर उनका केक पड़ा हुआ ना तो इसको मंगवा दो, ये खा जाएगा वेरी बैड। अच्छा, ऊंचा गाना बजाने पे तो बहुत से लोग पकड़े गए हैं, मगर बांग्लादेश का आपको एक वाकया सुनाता हूं, उधर भी आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। अच्छा जी। बांग्लादेश में भी एक चाहत फतेह अली खान था। वाह वाह वाह। वो बेसुरा गा रहा था, वो गिरफ्तार हो गया। हाँ हाँ, आलम नाम था उस गुलूकार का, जेल जा पहुंचा। अच्छा। क्योंकि वो क्लासिकी गानों को तोड़ मड़ोड़ के सोशल मीडिया पर डालता रहता था। इसी चक्कर में उसने नोबल इनाम याफ्ता लिखारी और शायर रविंद्रनाथ टैगोर और बांग्लादेश के कौमी शायर कादी नजरुल इस्लाम के क्लासिक कलाम को ना जी अपने ही बेसुरे और बेढंगे आवाज में कहीं रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। उसको इस कदर बुरे तरीके से रीमिक्स किया कि उसके खिलाफ शिकायतों के ढेर लग गए और फिर पुलिस वालों ने आक के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला। हाँ जी जी, बंगाली तो बड़े सुरीले लोग होते हैं, उनको गुस्सा वाकई चढ़ गया होगा। हाँ जी। रोबन घोष, RD बर्मन, सचिन देव बर्मन, रूना लैला। वाह वाह वाह। जी जी, बंगाल दियां दो ही तो चीज़ां मशहूर ने, एक गाने ते दूजा काला जादू। यार फजूल बात ना करो, जो टॉपिक है उस पे रहो तुम। बहरहाल पहले जब मैंने सुना ना जी कि इस तरह गाड़ी में गाना बजाने पे पुलिस ने किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया है और फिर सोशल मीडिया पे उसका मजाक और ठट्ठा बनाना शुरू कर दिया हमारी सारी कौम ने, फिर मैंने जरा रिसर्च की। उस पे पता चला कि भाई साहब सारे शीशे थले करके फुल ऊंची आवाज टेप लगा के तो गड्डी पे फिर रहे थे। गलत बात है भाई, गलत बात है। अगर आप किसी को दूसरे को तंग कर रहे हैं या आपके किसी अमल से दूसरे हमसाए या लोग तंग हो रहे हैं तो उस पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ईमान से कहता हूँ कि जो रास्ते रोके होते हैं लोगों ने, कई आप देखते हैं घरों के आगे मकान बन रहा है तो सड़क दे बेच अगलियां ने बजरी का ट्रक सुटाया है, उस पे भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कि भाई आप क्यों अपनी वजह से लोगों को तंग कर रहे हैं? बिल्कुल। क्यों आपने किसी दूसरे के दरवाजे के आगे रेत का ट्रक उतार के तो उनको स्यापा डाल दिया। जब मकान बन जाता रेत सारी तो अंदर ला लेते ने, अगलियां दी नाली बंद हो जाती, वो नहीं फिर साफ करते, अही हुण तुहाडियां नालियां साफ करिए। यार बंद तुसीं कीती तो साफ भी फिर तुसीं करो। अजीजी, मैं तो अपने बच्चों को सब्जी के छिलके भी गली में नहीं फेंकने देता। वो सब्जी से उतारो तो बाहर फेंको ना। पर जाई सब्जी छिलन लगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ पैंदा है, क्यों थोड़ी करनी हूं, क्यों थोड़ी करनी है। उतो बहाने लांदा है, कहंदा सारा असर ते छिलके 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ उतो ला ਦਿੰਦੇ हो। इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई इंडिया को तो सिर्फ लपेटा है, इजराइल को लपेटेंगे भी और साथ धोएंगे भी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये बताइए कि ये आपने क्या बयान दे दिया है कि मुल्क में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं और ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली मुमताज साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हुकूमत की गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, जो हालत है, उसको देखते हुए मैं तो कहूँगा कि वाकई हर एक की जिंदगी को खतरात लाहक है। इसलिए आप मेरी बातों को फारग समझकर रद्दी की टोकरी में न फेंके। लेकिन मौलाना साहब, आपकी जिंदगी को क्या खतरात लाहक है? देखिए, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा जी, हर शख्स की जिंदगी को खतरा लाहक है।
अब देखिए, आप किसी कोस्टर में बैठते हैं जी, रास्ते में उसकी ब्रेक फेल हो जाती है तो खतरा है या नहीं? मौलाना साहब, हम पुरानी कोस्टर पे नहीं बैठेंगे, हम नई कोस्टर पे सफर कर लेंगे। चलो आप कोस्टर की मिसाल छोड़ो, आप मुंह में नवाला डालते हैं, नवाला खाने वाली नाली की बजाय सांस वाली नाली में उतर जाता है तो खतरा है कि नहीं? मौलाना साहब, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवाला गलत नाली में चला जाए। ओ मेरा भाई, अब हर एक के गले में तुम्हारे जैसा नाला लई फिट नहीं हुआ। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, जिन बेचारों के गले में छोटी छोटी नालियां हैं। तुम अपनी बात क्यों करते हो? तुम तो साबुत बकरा भी गले में फेंकोगे तो वो सीधा खुराक वाली नाली में गिरेगा, बल्कि जब बकरा गिरेगा तो अंदर से आवाज आएगी, ओ घुड़म। मौलाना साहब, इतना लंबा सफर है नहीं जितनी लंबी आपने आवाज निकाली। तो मेरा भाई, इतना थोड़ा सफर भी नहीं है कि आवाज आए आ ढम। देखो, खतरा तो इंसान को हर कदम पे होता है। भाई, आप वॉशरूम में जाते हैं, अल्लाह ना करे आपका पाँव फिसल जाता है, आपका सर जाके सीधा बेसल के साथ टकराता है, खतरा लाक है कि नहीं? इसी तरह मैं समझता हूँ कि जिंदगी तो खतरात से भरी हुई है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की हालत है, इन दुनियावी खतरों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अच्छा, मौलाना साहब, गोगे दी जिंदगी नूं ते यह भी खतरा लहा के ना, जिस दिन भरजाई ने दा फेसबुक अकाउंट खोल लिया उस दिन एदी कहानी खत्म। और यार गोगे नूं तो छड्डो, ए मुजफ्फर दी जिंदगी नूं बहुत खतरात लहा के किसी दिन भी हनेरी च खाली छापर उड़ के दे सीने च वजा, समझो कहानी खत्म। मैं तेनू हमेशा मशवरा देना होना कि पैदल भी सफर करया करें ते हेलमेट पा के जाया कर। किस दिन उड़दी चिड़ी तेरे मत्थे च वजी ते तेनू इमरजेंसी च जाना पैना है। मौलाना साहब, आप इनको छोड़ें, आप मेरे साथ बात करें। दो पढ़े लिखे बात करेंगे तो उनकी कोई वैल्यू भी होगी। ये दूसरा पढ़ा लिखा कौन है? तुम तो उतने ही पढ़े लिखे हो जितनी केपीके में गवर्नेंस है। और केपीके की हुकूमत के मुतालिक मैं पहले भी बयान दे चुका हूँ कि हुकूमत नाम की तो उधर कोई चीज ही नहीं है। केपीके में बैड गवर्नेंस नहीं है, मिस गवर्नेंस है। मिस गवर्नेंस है? एक कड़ी मिस है जी? ये कोई लोड कराने वाली मिस सभा नहीं है, या ये कोई रिश्ते कराने वाली मिस मारिया नहीं है। मैं मिस गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। आप यकीन वाले, अपना अली मुमताज साहब, पूरा सूबा शुतर में बुहार की तरह चल रहा है, बल्कि सूबे से पूछना बनता है, सूबे रे सूबे तेरी कौन सी कल सीधी। मौलाना साहब, वो तो ऊंट रे ऊंट नहीं होता। ओ भाई, ऊंट की तो फिर भी कोई कल सीधी निकल सकती है। केपीके में तो ना कोई काम सीधा है और ना कोई कल सीधी। आप यकीन वाले, मैं हैरान होता हूँ भाई, करप्शन का बाजार नहीं, मार्केट गरम है, मार्केट। और करप्शन भी ऐसी के बाकायदा होलसेल वाले बैठे हुए। परचून वाली करप्शन का तो कोई गाहक है ही नहीं उधर। जिसे देखो करप्शन में थोक का गाहक है, थोक का। इसी करप्शन की वजह से पूरे सूबे में ना कोई सुकून है और ना अमन है। आप जानते हैं कि मौसीकी से हमें बिल्कुल ही रग़बत नहीं है, वरना इस मौके पे हम ये जरूर कहते, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सैयदी। हाय हाय हाय, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सैयदी, सैयदी। ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो गीत है ये केपीके की आवाम के लिए बना हुआ है। मौलाना साहब, आपकी हुकूमत आएगी तो आवाम गाएगी,
सईयो नी मेरा माही मेरे पाग जगावने आ गया, सईयो नी मेरा माही मेरे पाग जगावने आ गया। ओ भाई ऐसे बाग कहाँ हमारे, हमें तो मालूम नहीं, हमारे बाग ना जाने किस ठा की आवाज से भाग गए हुए। वरना जो शिकायतें गिले शिकवे हमें पीटीआई हुकूमत से थे, वो कम से कम इस हुकूमत से तो ना होते। लेकिन क्या करे, हुकूमत बदली है, पॉलिसी वही की वही है। अब देखे ना, अब भी बैनुल अक़वामी मफादात को फरोग दिया जा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के आगे बोर्ड लिख के रखा हुआ है, आगे मत जाए, रास्ता बंद है। बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खदशा है कि जरा सा रास्ता खोल दिया तो फिर हमारी रफ्तार उनसे पकड़ी नहीं जाएगी। इसीलिए उन्होंने कार्रवाई ऐसी डाली हुई है कि मुझ जैसे सीनियर और जहादीदा सियासतदानों को हवा तक न लगने पाए। अब देखे ना, अभी वजीर आजम साहब जो गए हैं सऊदी अरब में, भाई आप कम से कम मुझे ही साथ ले जाते। आप उधर गए हुए हैं, उधर तो माशाल्लाह 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए, तो आप कोई बंदा तो ऐसा साथ ले जाते जो उधर जमात करवा सकता। जहाज में कितनी सारी सीटें खाली होती है, हम कौन सा गोगे की तरह डबल सीट पे बैठते हैं। वैसे आप कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ है और साथ लेके नहीं जाते। भाई आपको एक बंदा तो साथ ऐसा लेके जाए जिसको देख के उनको यकीन आ जाए कि ये शरीफ लोग हैं। सिर्फ नाम के साथ शरीफ लगाने से बंदा शरीफ नहीं होता, दिखने में भी शरीफ लगना चाहिए। बड़ी ज्यादती है मौलाना साहब, आपको ये कतर भी नहीं लेके गए। तो और क्या, देखो ना, वो देखिए आपने कतर के सरबराह खान की तस्वीर, जी जी, कितनी पीकी लग रही थी। वो उसमें अगर इस तरह की एक शख्सियत भी फोटो में खड़ी होती तो फोटो का भाग भरम रह जाता। पता चलता कि कोई इस्लामी ममालिक का इजलास हो रहा है। भाई अरब ममालिक के साथ आप बात करने गए हुए हैं, को बातचीत करने के लिए एक बंदा ऐसा भी साथ होना चाहिए जिसको अरबी बोलनी आती हो। मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब को अरबी आंदी है। ओ यार, वो सिर्फ अरबी में हेलो हाय कर सकते हैं। अगर बात लंबी हो जाए तो फिर वो कह देते आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। मौलाना साहब, आप भी तो तुर्की अकेले चले गए थे और किसी को साथ भी नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अली मुमताज साहब, जब उन्होंने हमें दावत दी है तुर्की वालों ने, तो हमने उनसे कहा है कि भाई हम अपने दूसरे लीडरान को भी साथ लेके आते हैं, हुक्मरानों को साथ लेके आते हैं, वजीर आजम को साथ ले आते हैं, फील्ड मार्शल को साथ ले आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ आपसे मशावरत करनी, आप आ जाए, आप अकेले ही काफी है। हम यही समझे कि आप आ गए तो सारे आ गए, इसलिए हम अकेले चले गए, वरना हमें को अकेले जाने का शौक नहीं है। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, हम इनकी तरह नहीं है। कतर भी अकेले चले गए, सऊदी अरब भी अकेले चले गए, आज़रबाईजान भी अकेले चले गए। अभी तो मौलाना उन्होंने अमेरिका भी जाना है। ये हमारे पासपोर्ट में मोहर लगाने वाला वर्का नहीं है, हम क्या एक वर्के वाला पासपोर्ट बनवा के फिर रहे हैं? क्यों नहीं लेके जाते हमें? हम कौन सा उधर बंदे छोड़ के आ गए। अच्छा मौलाना साहब, अमेरिका को छोड़ें, ये बताएं कि ये आपने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को लपेटा है, इसी तरह इसराइल को चंद घंटों में लपेटने की सलाहियत रखता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। भाई इंडिया को तो सिर्फ लपेटा है, इसराइल को लपेटेंगे भी और साथ धोएंगे भी, बल्कि धोएंगे भी और साथ स्पिल भी करेंगे। भुट्टो मत लगाओ ये नारा, ये नारे वाले भी चीन जाके अकेले बैठे हुए। देखो इंडिया ने तो सिर्फ मुंह की खाई है, इसराइल को तो हम फिटे मुंह बना देंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को?
जहां पे दिल चाहता है हमलावर हो जाता है। ये हमारे साथ पंगा तो लेके देखे, इसका वही हाल करेंगे अब जिस तरह इधर पाकिस्तानी मोटरसाइकिल एक दिन के लिए किराए पे लेता है और उसकी हालत करता है। क्या मतलब मौलाना साहब? ओ भाई, हमारे पाकिस्तानियों में यह रवाज है ना कि एक दिन के लिए मोटरसाइकिल किराए पे लेते हैं और जब तक वो पूरी तरह खड़क ना जाए हमें तसल्ली नहीं होती। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। इसराइल हमारे साथ पंगा तो लेके देखे, उसके साथ तो हमने वो कर लिया जो बारिश वाले दिन हम पकौड़ों के साथ करते हैं। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुरू वज़ीर आज़म की हदायत से होते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर खबर आती है जी वज़ीर आला की हदायत पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। अच्छा जी, आजकल चूंकि सैलाब आया हुआ है हर तरफ और लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं और हुक्मरान भी उनकी मदद कर रहे हैं। हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीकों से उनकी मदद कर रही है। बिल्कुल। मगर जो खबर आती है ना उसका मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब किसी गांव में या किसी जगह पे अगर वर्कर काम कर रहे हैं, सरकारी एहलकार, वो किसी भी महकमे के हों, अगर वो काम कर रहे हैं तो भाई ये उनका फर्ज है। ये उनका फर्ज है। ये आम दिनों में जिस तरह काम करना हर सरकारी अफसर का या प्राइवेट किसी कंपनी में कोई वर्कर है तो उसका काम करना फर्ज है। जी जी। मगर जब कोई हंगामी हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर उसी तरह काम भी हंगामी हालत में ही करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसको बढ़ाना पड़ता है, काम को वक्त देना पड़ता है ज्यादा, मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, क्योंकि हंगामी हालात हैं। मगर उसकी जो खबर आती है ना वो मुझे बड़ा मजा देती है कि किसी जगह पे वर्कर काम कर रहे हैं तो खबर आएगी कि वजीर आजम की हदायत पर लोगों को पानी से रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले तो ये खबर आती है, शुरू वजीर आजम की हदायत से होते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर खबर आती है जी वजीर आला पंजाब या वजीर आला सिंध या वजीर आला बलोचिस्तान या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हदायत पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल। फिर वजीर आला तो बाद वजीर आ जाते हैं। यार वजीर आला ने अगो वजीर नु के है फलां वजीर की हदायत पर ये काम किया गया। अच्छा, उत्थे भी गल नहीं मुकदी। फिर कमिश्नर की हदायत पर यह किया गया, फिर डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर यह किया गया। बड़ा मैं हैरान होता हूं कि ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है। ये क्यों इस तरह की खबरें आप लोग लगवाते हैं? ये तो सीधा सीधा अपनी आप मशहूरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बेवकूफ तरीन आदमी को भी समझ आ रही है कि यार ये क्यों आप बीच में वजीर आजम या वजीर आला या वजीर डाल के अपनी मशहूरी करना चाह रहे हैं। भाई जब एक काम कर रहे हैं सरकारी लोग तो उन्हें करना ही चाहिए। वो पैसे लेते हैं इस काम के। इसमें हदायत अगर ना देते तो फिर उन्होंने नहीं था काम करना। सही। अच्छा, फिर हदायत के बाद अगर कोई काम गलत होता है या किसी काम में कोई गड़बड़ निकलती है तो इसका मतलब है फिर जिदियां हदायत सन पहले तो उन्होंने फड़ना चाहिए। भाई जी तुसी किहड़ियां पुठियां हदायत देती हैं। ये बात मेरे ये इनमें इसलिए आई है कि अभी जो सैलाब से पानी से लोग बेचारे फंसे हुए सैलाब के अंदर रेस्क्यू किया जा रहा है जिनको, वो रेस्क्यू करने के लिए या है गवर्नमेंट के पास इतनी कश्तियां नहीं या फौज जो मदद कर रही है उनके पास भी एक लिमिट होगी ना जी कश्तियों की। बिल्कुल। प्राइवेट कश्तियां बहुत सी हायर की गई जी। प्राइवेट कश्तियां भी रजिस्टर्ड की गई हैं कि आप लोग भी ये काम करें, लोगों को बचाएं, पानी से निकालें और आपको उसके पैसे दिए जाएंगे। मगर इस सारे में लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रमजान का महीना आता है तो ये खुराक की चीजें बेचने वाले, खजूरों वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, प्याज, थोम, धनिया, गंडा बेचने वाले सब लूट रहे होते हैं, मौके से फायदा उठा रहे होते हैं। इसी तरह ये बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि सैलाब के दौरान, तूफान के दौरान, जल्जले के दौरान भी हम नहीं बाज आते। चंद ऐसे लोग बीच में जरूर होते हैं जो सारी कौम की शक्ल बिगाड़ देते हैं, बिल्कुल, जो दाग लगा देते हैं कौम के किरदार पे।
मैं सुन के हैरान हो गया हूं कि एक किसी कश्ती वाले ने इस शर्त पे कुछ लोगों को, किसी फैमिली के अफराद को और उनके जानवरों को रेस्क्यू किया कि बीच में से 2 जानवर मैं लूंगा। अब वो बेचारे क्या करें, जाने बचानी है उन्होंने अपनी। जानवर बेचारे कह भी सकते कि नहीं मैंने नहीं जाना भाई। हाँ यार है, उन्हें की कहना बेचारे, उन्होंने कहना चलो भाई जी यही तो इतने भी पट्ठे खाते हैं, दुध देंगे हैं, तो हल जाके वही काम करी जा। ये मगर इंसान जो है वो तो इंसान है ना जी, उसे तो अल्लाह ताला ने शऊर शर्म हया दी हुई है। बिल्कुल सही। उसे तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह ब्लैकमेल करना और वो भी बुरी हालत में, इतनी बुरी हालत में, मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी होती है कि इंसान क्यों हैवान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुझे याद है कि 2 बसों का और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। तो काफी पुरानी बात है ये, 15-20 साल पुरानी बात होगी। वो उसमें सैकड़ों लोग जो थे दोनों बसों के, वो बेचारे हलाक हुए थे, जख्मी हुए थे, ऐसे वो बिखरे पड़े थे सड़क के ऊपर। उसके अंदर भी कई जो जवान बच गए थे, वो अल्लाह का शुक्र करने की बजाय अल्लाह की गिरफ्त में आने के लिए उठ के जख्मी लोगों के, मरे हुए लोगों के चीजें, मोबाइल, घड़ियां उतार रहे हैं, उनके बटुए निकाल। भाई खुदा वास्ते जाने दें, जब आपके सामने मौत है तो फिर तो थोड़ा लिहाज करें, फिर तो थोड़े डर जाएं। बिल्कुल सही। जो लोग जो बेचारे सैलाब में वफात पा गए हैं, यार वो आपके लिए इत्तला है कि मौत आनी है, और वो किसी भी तरीके से आ सकती है। बिल्कुल। रब्बुल इज्जत किसी भी जगह पे, किसी मुकाम पे भी आपको पकड़ में ला सकता है। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा बहुत तो हिया कर लें, थोड़ा बहुत तो ख्याल कर लें। ये सारी बात हुक्मरानों के साथ जोड़ने का मतलब ये है कि ये इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे लोगों। बिल्कुल। ऐसी को खबर आपके सामने आए, अगर हुक्मरानों के सामने आए, तो मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों को चाहिए कि इसको एक दफा इबरत का निशान बनाएं, ताकि इर्द गिर्द कुछ फासले तक तो सुकून हो जाए, कुछ फासले तक तो लोग समझ जाएं। जैसे भी वो जो फ्रूट वाले की और गाकों की लड़ाई हुई है और उसमें लोग मारे गए, वो मारने वाले भी आखिर मारे गए, वो जो मारे गए बेचारे, उनके हाथों वो फ्रूट वाले बच्चे। मैं हैरान हो रहा था कि यार वो बैट पकड़ के बंदा मारने के लिए आगे आया है। ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे आई है। जिस बंदे ने वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लाई है, अगर वो उस वक्त कुछ खुदा का खौफ खा लेता और वो फोन फेंक के उसका बैट पकड़ लेता, बिल्कुल उसकी मिन्नत कर लेता आगे होके, तो एक जान ही शायद बच जाती। बिल्कुल। उससे पहले भी जब वो झगड़े हैं, कहाँ चले गए हैं वो लोग कहाँ, एहसास करने वाले, जान की कीमत को समझने वाले लोग कहाँ चले गए। बिल्कुल। आपको टिकटॉकों की पड़ी हुई है, आपको अपनी फेसबुकों की पड़ी हुई है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि जान जाने लगी है किसी इंसान की। ये छोड़ दूं मैं हाथ से फोन, कुछ नहीं इसका मुझे मिल जाना, कितने पैसे मिल जाएंगे, वायरल बहुत भी हो गई तो कितने लाख ले लोगे, क्या करोगे उसका, आखिर मर जाओगे। वो फिर वही बात मैं जो कई दफा सुना चुका हूँ, वो चौधरी निजामुद्दीन साहब की, मरहूम की, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो जो जमहूरी आवाज प्रोग्राम रेडियो का किया करते थे, क्या दानिश की बात, पूरी जिंदगी का फलसफा उन्होंने एक लाइन में बंद किया। वो डायलॉग आगे भी कई दफा सुनाया है कि वो उनके साथ जो लोग बैठे होते थे, वो एक कहता है जी चौधरी साहब पता लगा जी वो शहीदा मरदा बचे है जी, कहते ने उन ते बजदा भी मर ही जाना है, उन होया की। तो भाई एंड तो जिंदगी का ये है, बचते भी मर ही जाना है, और सब ने मर जाना है, हमने भी, आपने भी, सबने। जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको ये बात समझ जानी चाहिए, उनको ये दिल में सोच लेना चाहिए कि मौत है और वो बड़ी करीब है, उसका आपको इल्म नहीं है। बेशक ये जो लोग बेचारे सैलाब में मर जाते हैं या ये जल्जले में बेचारे हलाक हो जाते हैं, क्या उनको चंद सेकंड पहले ये इल्म होता है जल्जले से पहले कि अभी ये बिल्डिंग गिर जानी है या ये घर गिर जाना है और हमने इसके नीचे आ जाना है? चंद सेकंड पहले भी ये इल्म होता है? नहीं।
चंद सेकंडों में वो जल्जला आता है और वो जमीन बोस हो जाती है इमारत जिसके नीचे हंसते खेलते लोग बैठे होते हैं। तो इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए, इन चीज़ों को देख के तो अल्लाह पाक से डरना चाहिए। बल्कि इनके आसपास ही लोग होते हैं अजीजी, जिस तरह सैलाब में लूट मार करते हैं लोग, इस तरह वो भी लोग होते हैं जो सैलाब में लोगों को बचाते बचाते आप शहीद हो जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जी, जान कुर्बान कर देते हैं आप दूसरों के लिए। ऐसे लोगों का इनाम रब ने कुछ स्पेशल ही रखा होगा ना। जी बिल्कुल, कि तुमने मेरे इंसान को बचाते हुए अपनी जान दी है, इधर आ मेरे पास, वो इनाम उसका स्पेशल होगा। और ऐसे लोग जो मरते हुए लोगों के ऊपर मजीद जुल्म कर रहे हैं, उसकी भी सजा को स्पेशल अल्लाह के पास हो, ये भी ज़हन में रखना चाहिए। ये भी ज़हन में रखना चाहिए। बड़ा खौफनाक मंजर है ये, बड़ा खौफनाक। मुझे बड़ा ही दुख हुआ सुन के कि यार उन्होंने जानवर तो तुम्हें दे दिए होंगे, कश्ती वाले भाई, बोट चलाने वाले जानवर तो उन्होंने 2 दे दिए होंगे अपने दूसरे जानवरों को और अपनी जानों को बचाने के लिए। हाँ जी सर। मगर तुमने ये जानवरों वाला काम क्यों किया? ऐसे तो जानवर भी नहीं करता होगा। ये तुमने क्या किया कि जानें बचाने की आपने उस वक्त कीमत वसूल की जब वो फंसे हुए हैं, जब उनकी जान जो है वो फंसी हुई है। जिस तरह उधर मरी में रश हो गया था बर्फ में, तो लोगों ने बड़ी महंगी चीजें बेची थी वहाँ। जी हाँ सर, देखो ना, गवर्नमेंट ने आपको हायर किया, अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं उस चीज के, आपको वो उन्होंने कहा है कि ठीक है आप भी मदद करें लोगों की, तो उसी पे इक्तफा करें यार, बाकी आप सवाब समझें इस काम को। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि डॉक्टर जो है ना जी, सिर्फ अपनी सोच की वजह से या वो जन्नती है या जहन्नमी है। अगर उसकी सोच ये है कि मैंने इंसान की खिदमत करनी, पैसा फीस ये वो तो देने ही है मरीज है। सबको पता है कि जो डॉक्टर बैठा हुआ है क्लिनिक खोल के, उसने मुफ्त तो नहीं देखना। बिल्कुल। मगर साथ अगर खिदमत ज़हन में हो तो वो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल सही। तो अगर सिर्फ पैसा ही है तो वो फिर नहीं, वो फिर दोज़ख है। सही बात है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।